तो देखो पूरा जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप में विश्व की 15% जनसंख्या रहती है। जैसे एशिया में मैंने आपको बताया था कि एशिया में विश्व का 30% जनसंख्या रहती है, उसी तरह से यूरोप में पूरे विश्व का 15% जनसंख्या रहती है। पूरे विश्व में, ये पूरी धरती में जो लैंड एरिया है, मतलब सागर, समुद्र, महासागर, इनको अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि वाटर बॉडी को छोड़ के जो खाली लैंड बॉडी है, उसका 6.8% हिस्सा जो है वो यूरोप में आता है। अच्छा, और अगर पूरी पृथ्वी के एरिया की बात करें तो पूरी पृथ्वी के एरिया के या अर्थ सरफेस का 2% एरिया जो है वो यूरोप कवर करता है, केवल 2%। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं यूरोप के कितने प्राकृतिक भाग हैं। तो यूरोप के 4 प्राकृतिक भाग हैं। पहला जो प्राकृतिक भाग होता है उसको हम बोलते हैं क्या? पश्चिमी उच्च भूमि या वेस्टर्न हाईलैंड्स, या इसी का दूसरा नाम भी है उत्तरी उच्च भूमि, यानी कि नॉर्दर्न हाईलैंड्स। ठीक है, हाईलैंड्स मतलब उच्च भूमि, ऊंचाई वाली भूमि। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, ठीक है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका पश्चिमी हाईलैंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है उसकी बात करते हैं। देखो, ये 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, इसका भी ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, केवल ये वाला जो पार्ट है, और ये इधर भी पीछे आयरलैंड वाला। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है? वेस्टर्न हाईलैंड या फिर आपका नॉर्दर्न हाईलैंड्स। ठीक है, उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है। किसी बुक में आपको वेस्टर्न हाईलैंड्स मिलेगा, यानी कि पश्चिमी उच्च भूमि, और किसी बुक में आपको नॉर्दर्न हाईलैंड्स भी मिल सकता है, और किसी में वेस्टर्न हाईलैंड्स ऑब्लिक नॉर्दर्न हाईलैंड्स करके भी आपको ये मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी यूरोप का मैदान या नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। तो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स जो है वो आपका ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इधर रशिया वाला ये इलाका, और ये आपका इस तरह से ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है? उत्तरी यूरोप का मैदान, जिसको हम कहते हैं। फिर आपका आता है केंद्रीय उच्च भूमि, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स आपका जो है वो ये वाला एरिया है। ये जो है क्या है? बीच में है, और बीच में ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उठा हुआ एरिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है सदर्न अल्पाइन रीजन या फिर दक्षिणी अल्पाइन क्षेत्र। तो दक्षिणी अल्पाइन क्षेत्र जो है वो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, इधर ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, और आपका इधर ये वाला पूरा जो एरिया है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जिसमें हमारा ये इटली पूरा आ गया, ठीक है, बाल्कन वाला पूरा से हिस्सा आ गया, बाल्कन प्रायद्वीप जो है वो पूरा इसमें आ जाता है। तो इस तरह से 4 प्राकृतिक भागों में यूरोप को बांटा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। पॉलिटिकल मैप में देखो आप, पुर्तगाल, फ्रांस, सॉरी पुर्तगाल नहीं, फ्रांस। तो देखो ये है फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस और स्पेन, ये यहाँ पर एक पर्वत है पिरेनीज पर्वत, अभी दिखाऊंगा आपको, पॉलिटिकल सॉरी प्राकृतिक मैप में भी दिखाऊंगा। बहरहाल अभी देशों के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है पिरेनीज पर्वतमाला है, देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा पिरेनीज पर्वतमाला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्रांस और इटली की सीमा, ये फ्रांस है और ये इटली है। इस सीमा पर यहाँ पर एक
और पर्वत है, इस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। ठीक है। इसके बाद फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर पर जो है जूरा पर्वत है। ठीक है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की बीच में आपका क्या है, जूरा पर्वत है। ठीक है। इसी तरह फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर जो है आपका क्या है, वासजेश पर्वत है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका, और यहाँ पर कौन सा पर्वत है, जूरा पर्वत। ठीक है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर, और ये फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर पर कौन सा है, वासजेश पर्वत है। अच्छा, इसके अलावा फ्रांस के उत्तर और जर्मनी के पश्चिम में, देखो ये फ्रांस है इसके उत्तर में, और जर्मनी के पश्चिम में, यहाँ पे 3 देश हैं। ठीक है। इन 3 देशों के नाम हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग। ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड से यहाँ पे लिखा हुआ है, बेल्जियम पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। और उसके बाद नीचे लक्ज़मबर्ग, ये 3 देश हैं यहाँ पर। ठीक है। अब इन 3 देशों की बहुत ही ख़ास बात है भाई। ठीक है। इसमें से जो बेल्जियम और नीदरलैंड हैं, ये तो यहाँ उत्तरी सागर के तट पर हैं, ऊपर से आपको उत्तरी सागर दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों को बेनेलक्स बोला जाता है, BENELUX। BE का मतलब हो गया बेल्जियम, NE का मतलब हो गया नीदरलैंड्स, और LUX का मतलब हो गया लक्ज़मबर्ग। ठीक है। अब ये जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं, नीची भूमि का देश कहते हैं, इन तीनों देशों को। क्यों कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या, ये देश जो है बहुत छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पर किसानी यानी कि खेती करने के लिए और उद्योगों को बसाने के लिए जगह नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये उत्तरी सागर है, इसमें यहाँ आगे सागर में आगे जाके यहाँ कहीं इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से स्टील की एक दीवार बना दी। ठीक है। उसके बाद ये जो समुद्र का पानी था, इस समुद्र का पानी को उठा के इधर डाल दिया। अब क्या हुआ, जब पानी उठा के इधर डाल दिया और यहाँ स्टील की दीवार लगा दी, तो इस वाले एरिया में इनको जगह मिल गई। तो वो जगह जो है वो क्या है, आपका नीची घाटी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका नीची भूमि का देश कहा जाता है। इस जगह पर ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। अच्छा, नीदरलैंड्स में इसकी राजधानी एम्स्टर्डम यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है आपका रॉटरडम। ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है। तो आप मतलब डिटेल में देखोगे, कोई बड़ा मैप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका रॉटरडम एक शहर है, और ये रॉटरडम जो है वो एक बंदरगाह है। और याद रखना इस बात को, ये रॉटरडम बंदरगाह जो है यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जहाज़ों की आवाजाही होती है रॉटरडम। और रॉटरडम कहाँ है, नीदरलैंड्स में। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में ही आपका हेग है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, ठीक है, उसका मुख्यालय है। ठीक है। तो कई बार जो है गलती से लोग ये कहते थे कि नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो हेग जो है शहर है यहाँ का, राजधानी इसकी कहाँ है, एम्स्टर्डम। ठीक हो गया। अब परसों मैंने आपको बताया था, देखो ये भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जो चैनल है, इसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर चैनल बोलते हैं। ठीक है। और इसके, या ये जो जिब्राल्टर चैनल है, इस पर किसका अधिकार है, देखो नीचे लिखा हुआ है यूके। शायद ये बात मैं परसों नहीं बता पाया था। तो यहाँ पर क्या है, आपका यूके का, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है जिब्राल्टर संधि पर। क्वेश्चन ये भी बनता है, जिब्राल्टर संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है। या ऐसा भी आता है कई बार कि किन 2 महाद्वीपों को जो है ये जिब्राल्टर जल संधि जो है अलग करती है। तो आपको दिख रहा है नीचे अफ्रीका महाद्वीप है और ऊपर हम लोग यूरोप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो अफ्रीका और यूरोप को क्या करती है, ये अलग करती है। ठीक हो गया। अब देखो आगे, ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर। ठीक है। तो बाल्टिक सागर में इसके ठीक दक्षिण में, ठीक है, यहाँ पर भी आपके ये 3 देश आपको दिख रहे हैं,
ठीक है। एक का नाम है लिथुआनिया, ठीक है, ये लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये 3 देश हैं, ठीक है। 3 देश मैंने यहाँ पे बताए थे और 3 देश ये बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे से पढ़ोगे तो लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ऊपर से पढ़ोगे तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। इनको बाल्कन देश कहा जाता है। ये 3 देश जो हैं इनको क्या कहा जाता है, बाल्कन देश कहा जाता है। अगर कभी बाल्कन देशों के बारे में बात हो तो समझ जाना कि ये 3 देशों के बारे में बात कर रहा है, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है इटली, यूरोप का जो सबसे छोटा शहर है, ठीक है, वो कौन सा है, वेटिकन सिटी। तो यहाँ पर ये वेटिकन सिटी है, ठीक है, और यहीं पर आपको देखो रोम भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो रोम यहाँ तट पर ना होके क्या है, थोड़ा सा अंदर है, और इसी रोम के अंदर ये वेटिकन सिटी देश बसा हुआ है। और इसका आप एरिया मैं आपको बताऊं तो ये है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा भी नहीं है ये देश, ठीक है। और किसके अंदर बसा हुआ है, रोम शहर के अंदर बसा है। मतलब विश्व में एकमात्र ऐसा देश होगा ये जो किसी शहर के अंदर बसा है, रोम नाम के शहर के अंदर वेटिकन सिटी देश बसा हुआ है। तो ये यूरोप का क्या है, सबसे छोटा देश है, ठीक है। एरिया इसका कितना है, 0.44 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। अब आज से 10 साल पहले जो है, लास्ट जनगणना जब भी यहाँ हुई होगी, तो उसके हिसाब से यहाँ की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 840 है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो गई होगी, ठीक है। तो वेटिकन सिटी में 840 लोग रहते हैं, और ये जो है आपका क्या है, एक देश है, और यूरोप का सबसे छोटा देश भी है ये, और विश्व का भी सबसे छोटा देश हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर इटली में ही, यहाँ पर देखो, ये सैन मरीनो नाम का एक देश है, ये भी इटली की सीमा के अंदर आता है। अच्छा, मोनाको, ठीक है, मोनाको यहीं कहीं पर एक देश है, ठीक है। तो ये जो मोनाको है, इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपका विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ठीक है भी है, ये भी बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। और आपका बहुत यहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भूमध्य सागर में एक देश है माल्टा, ये देश जो है किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है। और इधर की तरफ आपको मैंने एक देश बताया था, ठीक है, वो किसकी सीमा में था, एशिया की सीमा में था। क्या नाम था उस देश का, कोई बताएगा, लिखा तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं लिखा, बता सकता है भाई कोई, आवाज़ आ रही नहीं आ रही मेरी, तो यहाँ पे देश बताओगे कौन सा देश था, एशिया का कौन सा देश है जो इसके अंदर है, इसमें है, भूमध्य सागर में। अच्छा, अभी एक सवाल और पूछने वाला हूँ, तुम कितना पढ़ोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या बात है, जो मैं आगे चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको। जर्मनी में, ठीक है, ये जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है, एक पर्वत है ये ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत है, वो यहाँ पर है, वासजेस पर्वत। यहाँ एक पर्वत है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बोलते हैं। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं डेन्यूब नदी। क्या बोलते हैं, डेन्यूब नदी। ये डेन्यूब नदी यहाँ से आके यहाँ गिरती है। और आपको मैंने एशिया महाद्वीप में एक नदी बताई थी, जो नदी चीन से आती थी, म्यांमार होते हुए वो नदी जो है आपका नीचे हिंद महासागर की तरफ बहती थी, ठीक है, उसको एशिया की डेन्यूब नदी कहते थे। क्या नाम है उस नदी का, मैप पे दिखाने के बाद जो है तुम लोग जो है चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी भी थी बीच में। अब देखो, ये जो नदी है, ये जो डेन्यूब नदी है, ये 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, ठीक है। और 5 राजधानी आपकी कौन कौन सी हैं, देखो, यहाँ से आई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से, उसके बाद आपका आता है अगली जो राजधानी है
यहाँ पर आपका दिखा रहा है राजधानी, राजधानी तो नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है। इसका नाम है ब्रातिस्लावा, ठीक है। उसके बाद आगे आया बुडापेस्ट, ठीक है। ये ये है ब्रातिस्लावा, यहाँ से ऑस्ट्रिया, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, उसके बाद बेलग्रेड, ये देखो सर्बिया की राजधानी, उसके बाद बुखारेस्ट, ठीक है। बुखारेस्ट, ये है बुखारेस्ट, रोमानिया की राजधानी, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ आते हुए काला सागर में गिरती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये तो काला सागर में गिरती है। अभी नदियाँ आपको अलग से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन ये दो बहुत मतलब एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है डैन्यूब नदी, जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जर्मनी में, जर्मनी से, और 5 राजधानियों से होके कहाँ बहती है आपका काला सागर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 नदियाँ ऐसी हैं जो यहाँ गिरती हैं कैस्पियन सागर में, ठीक है। प्राकृतिक मैप में भी अभी आपको दिखाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये नदियों का नाम है यूराल नदी, ये यूराल पर्वत से निकलती है, ठीक है। और दूसरी नदी का नाम है आपका बोलगा नदी, ठीक है। तो बोलगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, बलदाई की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी पिछले बार एशिया में कि जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है पर खारे पानी की, ठीक है। अब यहाँ बोलगा और यूराल नदियाँ गिरती हैं इसमें, तो ये नदियाँ तो ताज़ा पानी लाती होंगी, तो इसलिए जो उत्तरी कैस्पियन सागर है उसमें क्या होता है, पानी ताज़ा होता है, उतना खारा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दक्षिणी कैस्पियन सागर का पानी जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, खारा होता है, ठीक है। अंतर पाया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है ताज़ा पानी पहले उत्तरी सागर में गिरता है, उत्तरी कैस्पियन सागर में गिरता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसलिए पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक हो गया। अब यही चीज़ें आपको देखो यहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। अच्छा, मैप थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये देखो डैन्यूब का मुहाना लिखा हुआ है, ये डैन्यूब नदी है, ठीक है। और आपको मैंने क्या बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बताया था, देखो ये है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। इसके नीचे ये जूरा पर्वत है, इसके बारे में भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो ये इसी ब्लैक फॉरेस्ट के पास ही नदी निकल रही, देखो ये ठीक है। और फिर यहाँ से ये इस तरह से ये यहाँ की तरफ को जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये नदी जो है कहाँ गिरती है, आपका काला सागर में गिरती है, ठीक है। इसको आपको घर में भी मैप में देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। अच्छा, दूसरा जो है आपका ये 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, और ऐसे ही इधर के लिए देखो यूराल नदी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो ये जो लाल बॉर्डर आपकी बनी हुई है, ये देखो यूराल नदी ये आ रही है, देखो ये यूराल नदी यहाँ आ रही है, ठीक है। और ऐसे ही एक बोलगा नदी आएगी आपकी, ठीक है। तो ये भी इसमें दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इसी में गिरते हैं। अब बात करते हैं यूरोप के मुख्य पर्वतों की, ठीक है। यूरोप में कौन कौन से मुख्य पर्वत हैं, तो देखो एक तो यही है यूराल पर्वत, जो क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है नरो नरोदनाया, और इसकी ऊंचाई है 1894 मीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नरोदनाया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत सारे पर्वत हैं, पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ, ठीक है। सारे तो न तो याद किए जा सकते हैं,
और इधर होगा, इटली कहाँ गया, ये है देखो, इटली के ठीक ऊपर आल्प्स पर्वत, ठीक है। अच्छा, इस आल्प पर्वत में आपका एक चोटी है माउंट ब्लैंक, ठीक है, ये है ब्लैंक, ये लिखा है माउंट ब्लैंक या ब्लैंक जो भी है, ठीक है, BLANC इसकी पूरी मतलब इसकी स्पेलिंग होती है, तो माउंट ब्लैंक भी बोल सकते हैं उसको। तो ये माउंट ब्लैंक जो है ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, देखो ये लिखा है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 4809 मीटर। तो आपसे पूछेगा आल्प्स पर्वत जो है वो क्या, देखो ये इटली का प्रायद्वीप है, इटली प्रायद्वीप को ये क्या कर रहा है, यूरोप से अलग कर रहा है। इटली का प्रायद्वीप मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या करता है, इटली के प्रायद्वीप को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लांक, 4809 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं इसका विस्तार कितना है, तो ये लगभग 1200 किलोमीटर की रेंज है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 1200 किलोमीटर के में इसका क्या है, विस्तार है, 1200 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हम्म, यहाँ पे ये है देखो, पिरेनीज पर्वत, ठीक है। तो ये पिरेनीज पर्वत जो है ये क्या करता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या करता है, बॉर्डर बनाता है। अभी आपको बताया था, देखो इधर फ्रांस का मैदान है, ठीक है। और ये पिरेनीज की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे लिखी है, पिको डी अनेटो, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3404 मीटर्स, ठीक है। तो पिरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये है। खास बात क्या है, स्पेन और फ्रांस को क्या करता है, अलग करता है, ठीक हो गया। अच्छा, और जो है इसको खाली आप पिको डी अनेटो न बोल के खाली अनेटो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अनेटो इसकी क्या हो गई, सबसे ऊंची चोटी हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद है एपिनाइन माउंटेन्स या एपिनाइन पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये इटली है, ये देखो इटली में पूरा यहाँ तक है ये, तो इसको बोलते हैं एपिनाइन हिल्स, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका कोरोनो ग्रेनेड करके, यहाँ कहीं दिया होगा, ठीक है, नहीं भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। सब चीज़ें मैप में दी भी नहीं जा सकती, कोई लिखने की जगह नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 2912 मीटर है, ये दिया हुआ है वैसे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसने नाम जो है कुछ और ही दे दिया यहाँ पे, या शायद नाम नहीं लिखा है इसका, ठीक है। तो ये जो है आपका क्रोनो ग्रेनेड जो है इसका सबसे ऊंचा बिंदु है इस पर्वत का, किसका, एपिनाइन्स हिल्स का, ठीक है। इसी में देखो यहाँ पर एक विशुवियस करके है, एटना, विशुवियस, ये सारे क्या हैं, ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर है, ठीक हो गया। उसके बाद बाल्कन माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाल्कन माउंटेन्स जो है वो आपका इसमें दिया होना चाहिए, उत्तरी बाल्कन और दक्षिणी बाल्कन करके अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वो यहीं पर है, ठीक है। ये बाल्कन का प्रायद्वीप है आपका, बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। और इसी बाल्कन प्रायद्वीप में दो रेंजेस हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं आपका बाल्कन माउंटेन्स तो सही है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है।
तो इसमें ये क्या बताया, पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप तो खैर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो बाल्कन माउंटेन्स हैं, ठीक है, इसका एक मतलब एक क्या कहते हैं, ग्रेटर बाल्कन करके है, और एक फिर क्या है, लोअर बाल्कन करके है, ठीक है। वो इस तरह से एक इधर इस तरह से, ये यही मान लो आप, ये जो है ये ग्रेटर बाल्कन हो गया, हाँ ये आ गया, ये बाल्कन पर्वत श्रेणी ये, ठीक है। इसने थोड़ा सा दिया है यहाँ पर, बाकी औरों का और नाम कर मतलब बहुत इसका और भी क्लासिफिकेशन कर दिया है इसने, बस जनरली ब्रॉडली ये जो पूरा पर्वत है ये क्या कहलाता है, बाल्कन पर्वत श्रेणी कहलाता है, ठीक है। ये है, उसके बाद नीचे ये आपका पिंडस पर्वत, ठीक है। तो ये है आपका क्या मुख्य मुख्य जो पर्वत हैं यहाँ के, ठीक है। अब इसमें क्या बच गई हैं, नदियाँ बच गई हैं। एक तो हर मैप में मतलब ये पॉलिटिकल मैप में भी और फिजिकल मैप में भी नदियाँ उतने अच्छे से दी नहीं गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अलग से कोई मैप ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें से मैं आपको बताऊँगा। नदियाँ जो हैं वो यहाँ मैंने आपको अभी केवल 3 नदियाँ बताई हैं, ठीक है। एक तो वोल्गा बताई है, एक डैन्यूब बताई है, और आपका एक यूराल नदी बताई है। उनमें से डैन्यूब जो है वो आपका काला सागर में गिर रही थी, और बाकी वोल्गा और यूराल जो है वो आपका कहाँ गिर रही थी, कैस्पियन में गिर रही थी, ठीक है। तो वही 2 नदियाँ बताई हैं। अभी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ठीक है, तो उनको हम कल वाले में पढ़ेंगे। और इतना ये जो है इसके नोट्स मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तुम लोग उसको सेंटेंस पूरे कर लेना। जैसे मैंने खाली ये लिखा हुआ है कि जो है आपका 51 देश हैं, तो आप ये लिखना है कि यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं। इस तरह से आप सेंटेंस पूरा कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी बचा है क्या, देखो इसमें एक और प्रायद्वीप जो है वो और गिना जाता है यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। मैंने आपको 3 प्रायद्वीप तो आपको मैंने बताए ही थे, सॉरी 4-5 प्रायद्वीप आपको बताए थे। तो ये मैंने आपको बताया था क्या, आइबेरिया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था डेनमार्क वाला जूट, ठीक हो गया। ये मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक और है, ये आपका कोला प्रायद्वीप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आपका जो है यहाँ पर आइबेरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद इटली का प्रायद्वीप, ठीक है। उसके बाद ये था बाल्कन का प्रायद्वीप, ठीक है। तो एक प्रायद्वीप इसको भी गिना जाता है, ठीक है। और ये वाला जो प्रायद्वीप है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, क्रीमियन प्रायद्वीप कहलाता है आपका, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें 13 देश आते हैं, सॉरी इसमें आते हैं बाल्कन्स में 13 देश आते हैं टोटल, ठीक है। तो ये बाल्कन के 13 देश जो है वो भी मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो सब आप लोग नोट कर लेना। तो इसलिए आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि बाल्कन में कौन कौन से देश आते हैं, आइबेरिया में कौन से देश आते हैं, स्कैंडिनेविया में कौन से देश आते हैं, जूट में कौन सा देश आता है, बाल्कन तो खैर छोटा सा प्रायद्वीप है वो रशिया के हिसाब से, तो रशिया में आता है। ये आपके लिए ईजी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें हैं। समझ में आया कुछ या नहीं? अभी खाली मेरे बताने से भी नहीं होगा, घर में जो है जो चीज़ें नोट्स में दे रहा हूँ उनको आपने एक बार मैप में ज़रूर देख लेना है, ठीक है। मैप में जो चीज़ें नहीं हैं तो नेट वगैरह से मैप और दूसरे मैप डाउनलोड करो। वैसे तो ये मैंने पूरी पीपीटी बना रखी है, ये मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस तरह से, ठीक है। और कई बार जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में पर्वत है, हो सकता है आपको ना मिले, ठीक है। तो आप क्या करना, फ्रांस और जर्मनी का क्या करना, फिजिकल मैप निकाल लेना, तो उनमें आपको दिखेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक हो गया। क्या बात, आज बोल नहीं रहे हो, सारे लोग चुपचाप हो रखे हो, क्या बात है? ज़्यादा टफ हो रही है क्या ज्योग्राफी?